प्रिय विद्यार्थियों हम अपने आसपास कितनी वस्तुएं देखते हैं और इन सभी को हम एक नाम से जानते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही विषय के बारे में जानेंगे और व्याकरण में संज्ञा एवं संज्ञा विकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अपनी व्याकरण का पाठ नंबर 8 और पेज नंबर 97 खोलिए। बच्चों आपकी स्क्रीन पर आपको इस पाठ का जो फ्लो चार्ट नजर आ रहा है वे इसके मुख्य बिंदु हैं। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं उदाहरण हम अपनी पुस्तक में से देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे संज्ञा की, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि वह शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। ये हमने पहले भी जान रखा है कि किसी वस्तु, स्थान, किसी प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, लेकिन अगर हम इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो इसको हम 5 वर्गों में बांटते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हम बच्चों इन 5 भेदों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध करवाएं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति का मतलब जो कोई विशेष है, किसी वस्तु का अथवा स्थान के नाम का बोध करवाते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा उदाहरण, श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास भोगा, अयोध्या के राजसी सुखों को छोड़कर वह सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वन भटके। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि श्री राम, अयोध्या, सीता और लक्ष्मण ये सब क्या हैं? ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति की ओर संकेत दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में ना बताकर समस्त व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराएं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें बच्चों किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि समस्त व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के बारे में बताया जाता है। जिस प्रकार उदाहरण में सभा में उपस्थित सभी आदमियों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, सभी औरतों ने हरे रंग के कपड़े व सभी बच्चों ने नारंगी कपड़े पहने हुए थे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं तो हम बात सिर्फ एक आदमी की, एक औरत की या एक बच्चे की नहीं कर रहे। सभा में उपस्थित सभी, पहले ही हमने बात की है, सभा में उपस्थित सभी जितने भी आदमी हैं वहाँ उन सब की बात की जा रही है, सभी औरतों की बात की जा रही है, सभी बच्चों की बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर क्या है? हमारे पास जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दशा या भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनमें क्या है बच्चों? इनमें हमारे भाव जो हैं वो सामने आते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर उदाहरण क्या दिया जा रहा है? पर्वतों को देख लेखक का मन अनेक भावों से भर गया। वह कहता है कि पर्वतों से गंभीरता का गुण सीखो। प्राकृतिक सुंदरता से भरे ये पर्वत हर किसी को सुख की अनुभूति करवाते हैं। यहाँ पर गंभीरता, सुंदरता और सुख ये क्या है? ये हमारे भाव हैं। यहाँ पर ये क्या? ये भाव हैं, इसलिए ये हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इसके बाद है हमारा समुदायवाचक। वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक या समूहवाची। इसके अंदर क्या होता है? किसी भी वस्तु का जो है झुंड भी कह सकते हैं हम, या इसके अंदर बहुत सारे जो हैं मिलकर एक ग्रुप जो है वो शामिल होता है। इसमें किसी, वही बात है कि इसमें किसी एक व्यक्ति की या एक चीज़ की जो है बात नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पे जो है पूरा ग्रुप जो है वो होता है। जिस प्रकार उदाहरण देखेंगे आप, परिवार में एकता का होना बहुत आवश्यक है। अब परिवार जो है, क्या परिवार एक सदस्य से मिलकर बनता है? क्या एक व्यक्ति को हम परिवार कह सकते हैं? नहीं। परिवार के अंदर बहुत सारे 2, 4, 6 वो डिपेंड करता है कि कैसा परिवार है, संयुक्त है या छोटा परिवार है।
तो परिवार में एकता का होना बहुत आवश्यक है। परिवार, यहाँ पर परिवार शब्द क्या है, ये हमारा समूहवाची या हमारा समुदायिक जो है संज्ञा कहलाता है। भक्तों की भीड़ देव दर्शन को लालायित थी। ठीक है, हमारी भारतीय सेना हमारा गर्व है। यहाँ पर भीड़ और सेना, भीड़ जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, ठीक है, सेना किसी एक सैनिक से नहीं बनती। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे शब्द, ये हमारे समुदायवाचक या समूहवाची शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है हमारा 5वां और आखिरी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं। या तो किसी द्रव्य पदार्थ का या किसी धातु का बोध कराने वाले शब्द जो हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार आजकल सोने और चांदी का मूल्य तो आसमान को छू रहा है, पीतल और तांबा भी कुछ कम कीमत के नहीं रह गए। अब यहाँ पर सोना, चांदी, पीतल और तांबा ये क्या है, ये सभी धातुएं हैं, ठीक है, और जिससे हमें किसी धातु का बोध होता है उसी प्रकार इससे हमने ये भी बात की कि जहाँ पर हमें किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध हो, जिस प्रकार नीचे आप देखेंगे बच्चों उदाहरण में कि चांदी, पीतल, तांबा तो हो गए हमारे धातु, गेहूं, चावल, दूध और तेल, ये क्या है, दूध और तेल हमारे क्या हैं, द्रव्य पदार्थ हैं। तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ पर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी के साथ बच्चों जो हमारा अगला इसी के साथ जुड़ता हुआ विषय है वह हमारा संज्ञा विकार है, कि संज्ञा के अंदर जो है विकार कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार हम जो है संज्ञा शब्दों को जो है आगे देखते हैं, वो किस प्रकार का संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का पता लगाने के लिए लिंग भेद किया जाता है। इन शब्दों की अपनी एक अलग पहचान या चिन्ह होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जिस प्रकार आप पेज नंबर 102 पर देखेंगे बच्चों, बालक ढोल बजा रहा है। अब बालक और ढोल ये दोनों क्या हैं, ये पुल्लिंग के उदाहरण हैं। उसी प्रकार बकरी घास खाती है, यहाँ पर बकरी जो है, बकरी क्या है, स्त्रीलिंग की एक उदाहरण है। आदमी घड़े पर चित्रकारी कर रहा है, आदमी क्या है यहाँ पर, ये भी पुल्लिंग का एक उदाहरण है। ठीक है, हिंदी भाषा में बच्चों संजीव व निर्जीव दोनों ही संज्ञाओं के लिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे सजीव है उन्हीं के लिए है, ये निर्जीव के लिए भी है। हमने इनके लिए क्या एक जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द जो है वो निर्धारित कर रखे हैं। अब लिंग के जो भेद हैं बच्चों, लिंग के 2 भेद हैं। पहला है हमारे पास पुल्लिंग और दूसरा है हमारे पास स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जिस प्रकार आदमी, घोड़ा, बालक, पिता, लड़का, दादा, चाचा, मेज, पलंग, ये सब क्या हैं, ये सब हैं हमारे पुल्लिंग, जिनसे हमें पुल्लिंग से क्या पता चलता है कि ये हमारे पुरुष जाति के संबंधित हैं। दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस प्रकार औरत, घोड़ी, बालिका, माता, दादी, चाची, कुर्सी, खाट, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। इसी प्रकार बच्चों लिंग परिवर्तन के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे आ शब्द का प्रयोग आ प्रत्यय लगाकर हम, बड़ी ई प्रत्यय लगाकर हम, जैसे आ शब्द लगाकर हम बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, जैसे कृष्ण से कृष्णा, प्रिय से प्रिया। अब ये क्या है, पुल्लिंग क्या है, प्रिय पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या है, प्रिया है। आ लगाकर हमने क्या किया, इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया। उसी प्रकार बड़ी ई लगाकर, जिस प्रकार लड़का, लड़का से हमने बना दिया लड़की, ठीक है, बड़ी, पुत्र से पुत्री, दास से दासी। उसी प्रकार ईया, जैसे चूहा से चूहिया, लोटा से लुटिया, ठीक है। इन लगाकर धोबी से धोबिन, सुनार से सुनारिन, ठीक है। आइन, ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन, आनी से
जेठ से जैसे जेठानी, देवर से देवरानी। उसी प्रकार इक्का, इक्का से चालक तो चालिका, बालक तो बालिका, नी से लगाकर जाट तो जाटनी, राजपूत तो राजपूतनी। ठीक है। मती और वती से श्रीमान श्रीमती, महान महती, बुद्धिमान बुद्धिमती। इनी लगाकर तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी। इस प्रकार बच्चों हम जो है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। अब उसी प्रकार संज्ञा विकार के अंदर जो हमारे हैं वो शब्दों के अंदर हम ये भी तो देखते हैं ना कि कोई वस्तु अगर है तो क्या वो एक है या एक से ज्यादा है। तो हम यहाँ बात करेंगे वचन की। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाएं उन्हें वचन कहते हैं। वचन किससे कहते हैं? वचन वह होते हैं बच्चों जिनसे हमें पता चले कि वस्तु एक है या एक से अधिक है। अगर तो हमारे पास कोई एक वस्तु है तो वो हमारा एक वचन कहलाता है, और अगर एक से अधिक है तो वह हमारा बहुवचन कहलाता है। जिस प्रकार आप पेज नंबर 107 पर देखेंगे कि पहले चित्र में लड़का खाना खा रहा है। पहले चित्र में क्या है? लड़का खाना खा रहा है। तो यहाँ पर एक लड़का है, एक लड़का बैठकर खाना खाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये एक वचन कहलाता है। दूसरी तरफ आप दूसरे चित्र में देखोगे कि लड़के तैर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक से अधिक लड़के हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? हमारे पास बहुवचन का उदाहरण है। एक वचन और बहुवचन, जैसे जिस प्रकार आपको स्पष्ट हो ही गया है कि एक वचन के अंदर कोई भी एक वस्तु का बोध होता है, और वहीं पे बहुवचन में हमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है। और इसी के साथ बच्चों जो है एक और बहुवचन के जो हैं बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, जिनको आपने पढ़ना है अच्छे से, और इसमें से आप इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। करने के बाद आप इसका जो है कोशिश करेंगे कि जो रचनात्मक कार्य है, इसकी जो एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज, उसको आप स्वयं जो है करोगे, और साथ में ही इसकी अच्छे से अभ्यास भी करोगे। धन्यवाद बच्चों।